एक औरत के चीखने की आवाज़ जब आधी रात को मुझे सुनाई देने लगी तो मैं तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आई। वह आवाज़ें पास के ही एक कमरे से आ रही थीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर अंदर कोई छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिससे रोशनी छन छन कर बाहर निकल रही थी। मैं जैसे ही उस कमरे में पहुंची और दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। एक आदमी मेरी दीदी के साथ सारी मर्यादाओं को तोड़ उस वक्त मैंने सामने जो हालात देखे, उन्हें देखकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। जैसे ही मैं अपनी सहेलियों के साथ खेतों से घूम फिर कर वापस घर आई तो मैंने घर के सामने ही दो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी देखीं, जिन्हें देखकर मैं चौंक गई। मैं सोचने लगी कि मुझ जैसे गरीब लोगों के घर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से भला कौन आ गया। मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। जब कभी किसी गरीब के यहाँ कोई अमीर आता है तो वह गरीब बेचारा बहुत घबरा जाता है। ठीक यही हाल मेरा भी था। मैं तुरंत ही दौड़कर अपने घर के अंदर गई तो घर के अंदर मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गईं। वहाँ कई सारे आदमी बैठे हुए थे। वहीं पर मेरे चाचा चाची भी बैठे हुए थे। वह लोग उनसे कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही मुझे चाचा ने देखा, उन्होंने तुरंत ही आँख के इशारे से मुझे अंदर कमरे में जाने का इशारा कर दिया। मुझे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जब मैं कमरे के अंदर गई तो मेरी चचेरी छोटी बहन इस कमरे में थी और वह भी दरवाजे की ओट से बार बार झाँक कर बाहर देख रही थी। मैंने उसे तुरंत ही अंदर जाकर पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वह कहने लगी, पता नहीं कि लोग ये कुछ बातें कर रहे हैं, शायद शादी की बात हो रही है, लेकिन किसकी मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि शायद ये लोग मेरी ही शादी की बात करने के लिए आए होंगे, क्योंकि मेरी चचेरी बहन तो मुझसे छोटी है। लेकिन इतने बड़े घर के लोग भला मुझसे शादी करने के लिए क्यों आए होंगे। थोड़ी ही देर के बाद चाची कमरे में आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, क्योंकि थोड़ी ही देर में बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके घर की औरतें भी मुझे देखने के लिए आने वाली हैं। मैंने चाची से फिर से वही सवाल पूछा, जिसका जवाब शायद मैं खुद ही पहले ही दे चुकी थी। मैंने कहा कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो चाची कहने लगी, अरे मैथिली, तू तो बड़ी ही भाग्य वाली निकली। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरी शादी इतने बड़े और अमीर खानदान में होगी। देख, तेरे लिए खुद इतने बड़े परिवार का रिश्ता हमारे दरवाजे पर चलकर आया है। मैंने चाची की तरफ हैरानी से देखा। मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। भला मुझ में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े थे जो इतने बड़े परिवार का रिश्ता खुद दरवाजे पर चलकर आया मेरा हाथ मांगने के लिए। चाची उन लोगों का गुणगान करते हुए मेरे सामने कहने लगी, मालूम है, ठाकुर परिवार से रिश्ता आया है। हमारे पास का जो गांव है वहाँ के ठाकुर खानदान के बेटे का रिश्ता है। तू तो वहाँ जाकर राज करेगी, राज। चाची के चेहरे से खुशी तो ऐसे टपक रही थी जैसे जलेबी से चाशनी। लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि इसमें खुश होने की जगह तो शक करने वाली बात है। भला मुझ जैसी गरीब लड़की को ठाकुर परिवार के लोग अपने घर की बहू क्यों बना रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद बाहर से औरतों की आवाज़ें आने लगीं, जिससे मैं ये समझ गई कि उनके परिवार की महिलाएं भी अब आ चुकी हैं। मैं भी इधर तैयार हो चुकी थी। मैं चाचा के कहने पर अपनी छोटी बहन के साथ उन लोगों के सामने पेश हो गई। वह मेरी खूबसूरती को देखकर तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। खूबसूरत तो मैं बचपन से ही थी, क्योंकि मैं अपनी माँ पर जो गई थी। लेकिन बदकिस्मती मेरी ये थी कि मुझे कभी अपने माँ बाप का प्यार न मिल सका। उनके मरने के बाद मुझे मेरे चाचा चाची ने ही पाला था। थोड़ी देर बाद सारी बातें तय हो गईं। इसके बाद वह लोग वहाँ से चले गए। मेरे चाचा बहुत खुश थे। कहने लगे, एक बार मैथिली का रिश्ता इस घर में हो जाए फिर तो जीवन भर की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतने बड़े ठाकुर खानदान से रिश्ता जुड़ जाएगा तो पूरे गांव भर में मजाल है जो कोई आंख उठाकर भी देख ले। और फिर हमारी संध्या के लिए भी देखना, कितने अच्छे अच्छे और बड़े घर के रिश्ते आने लगेंगे।
ठाकुर परिवार से जुड़ने से हमारा भी नाम हो जाएगा। हर कोई हमें इज्जत की नज़र से देखेगा। सच में मैथिली हमारे लिए बहुत ही भाग्यवान निकली। मैंने चाचा से कहा, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि भला मैं घर बैठे बिठाए इतनी भाग्यवान कैसे बन गई। इतने बड़े घर का रिश्ता मेरे लिए आखिर क्यों आया। वैसे तो गांव के थोड़े से पैसे वाले लोग भी हमें इज्जत की नज़र से नहीं देखते, क्योंकि हमारे पास ना तो पक्का मकान है और ना ही पर्याप्त ज़मीन। फिर इतने बड़े परिवार के लोग अचानक से हमसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं। इस पर मेरे चाचा और चाची दोनों लोग ही सकपका गए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए जैसे उन्होंने आपस में इशारे से कुछ कहा और फिर खामोश हो गए। वह मेरी बात को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अपने चाचा का हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई और जिद करने लगी कि आखिर इस सब के पीछे असली वजह क्या है, आप मुझे बताइए, वरना आपको तो पता है कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं भी ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। इस पर मेरे चाचा बुरी तरह से घबरा गए। कहने लगे, पागल हो गई है क्या? तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, जिंदगी भर ठाठ से जिएगी, किसी भी ऐसो आराम की कमी नहीं होगी। रुपया पैसा तो तेरे कदमों में पड़ा रहेगा। इतने जेवर होंगे तेरे पास जो तूने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, और तू इन सब चीज़ों को सिर्फ इसलिए ठोकर मारने की बात कह रही है क्योंकि मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा। अरे तू समझती क्यों नहीं? वह बड़े लोग हैं, ये उनकी मर्जी है कि वह किस से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और किस से नहीं जोड़ना चाहते हैं। ये तो उनका उपकार है जो उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ गई। वह तो भला हो उनके बेटे का जो उसने तुझे देख लिया और पसंद कर लिया, और देख उनके मन में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। वह सीधा यहाँ तुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए चले आए। इसीलिए तेरा भी तो फर्ज बनता है कि तू भी बड़प्पन दिखाए और इस रिश्ते को दिल से निभाए। मैंने चाचा से कहा, आपने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? वह दूसरे गांव का ठाकुर भला हमारे इस गांव में क्या करने आया था जो उसने मुझे देख लिया? और अगर वह आया होता तो मजाल है कि मुझे पता न चलता। पूरे गांव की खबर रखती हूँ मैं। अपने मैथिली को समझ क्या रखा है? मेरी इस बात पर चाचा मेरे कान खींचते हुए कहने लगे, जितनी तेज़ तेरी ज़ुबान है ना, उतना तेज़ तेरा दिमाग भी है। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि अपनी ज़ुबान और दिमाग थोड़ा कम चलाया कर। लड़कियों को इतना तेज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वरना लोग कोई ना कोई खोट निकाल देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मैथिली में कोई खोट निकाले। मैंने चाचा से कहा कि आप भला इतना क्यों डरते हैं? कोई खोट निकाल करके तो दिखाए मुझ में, मैं उसकी ज़ुबान ना खींच लूँ मुँह से। मेरी इस बात पर चाचा ने मुझे हल्की सी थपकी दी और कहने लगे, देख मैथिली, अब तुझे अपना ये व्यवहार बदलना पड़ेगा। कम बोलना होगा, कम दिमाग चलाना होगा। तुझे जैसा कहा जाए चुपचाप वैसा करना होगा, क्योंकि अब तू ठाकुर परिवार की बहू बनने वाली है। मैंने चाचा से कहा, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, और आप तो जानते हैं कि अगर मेरे मन की मर्जी नहीं होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। अब आप इस शादी के पीछे जो असली सच्चाई है वह मुझे साफ साफ बता दीजिए, वरना मैं खुद से तो कहीं ना कहीं से पता कर ही लूँगी। मेरा इतना कहना था कि तभी मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई और उन्होंने मेरे अचानक ही पैर पकड़ लिए। मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा, चाची आप ये क्या कर रही हैं? इस पर वह मेरे आगे हाथ जोड़कर कहते हुए रोने लगीं। बोली, मैथिली, तेरे माँ बाप के मरने के बाद हमने तुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया। हम तेरे माँ बाप तो नहीं बन सके, लेकिन हमसे जितनी कोशिश हुई हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। आज मैं तेरे सामने अपनी झोली फैलाती हूँ और तुझे अपनी ममता का कर्ज चुकाने की गुहार लगाती हूँ। मेरी बच्ची, इस शादी से भूल कर भी इनकार मत करना। देख, अपनी छोटी बहन की तरफ तो देख। अगर तेरा इस घर में रिश्ता जुड़ गया तो तेरी छोटी बहन के भी भाग्य खुल जाएंगे, वरना अभी तक तो हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया यही सोच सोच कर मरे जा रहे थे कि दो दो जवान लड़कियों का लगन हम कैसे करेंगे। आज के समय में जरा सा भी अच्छा परिवार देखो तो इतना दहेज मांगते हैं कि आदमी की जान ही निकल जाती है। अपनी चाची की ऐसी बातें सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी।
मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मैंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं तो बस आपको परेशान करने के लिए ही ऐसे कह रही थी। आपने जहाँ मेरा रिश्ता जोड़ दिया है, मैं वहीं शादी कर लूँगी। आप लोगों पर तो मेरी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर है। अगर आप दोनों ना होते तो मेरा ना जाने क्या होता। इस बात पर मेरी चाची ने मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, तू पूछ रही थी ना कि वह लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी हमारे जैसे गरीब लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? तो सुन, दरअसल जिससे तेरा रिश्ता हो रहा है उसकी ये दूसरी शादी है, यानी कि तू उसकी दूसरी पत्नी बनकर जा रही है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। चाची के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। मुझे बहुत गहरा झटका लगा था। मतलब कि मैं एक शादीशुदा आदमी के संग ब्याही जा रही थी। मैंने चाची से कहा, लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चाची मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख मैथिली, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तेरे होने वाले पति की पहली पत्नी अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन हाँ, उसका एक छोटा सा बेटा है जो अभी मात्र 4 या 5 महीने का ही है और उसकी कोई खास उम्र भी नहीं है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम तुझे किसी बुढ़े आदमी के साथ नहीं ब्याह रहे हैं। उन्हें अपने बेटे और उसकी संतान के लिए एक सुलझी हुई लड़की की ज़रूरत है और बस इसीलिए वह लोग हमारे घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। वरना सोचने वाली बात तो ये थी कि वह इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी हम जैसे गरीबों के घर भला क्यों आते? मैंने चाची से कहा, लेकिन सवाल तो अभी भी मेरा यही है कि वह सिर्फ हमसे ही रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? उनके लिए तो हजारों रिश्तों की लाइन लगी होगी। उनके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं, तो वह अपनी बराबरी वालों में भी तो रिश्ता कर सकते हैं। फिर हम गरीब ही क्यों? इस पर चाची कहने लगी, दरअसल जब से उनकी पहली पत्नी मरी है तब से गांव भर में ये अफवाह फैली हुई है कि उनकी पत्नी की आत्मा उस हवेली में भटकती रहती है, जिस वजह से हर कोई वहाँ बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है और कोई भी उन लोगों से रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने चाचा से कहा, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। तो चाचा कहने लगे, यही तो बात है। मैंने भी उनसे यही कहा कि हमारी मैथिली इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। वह ठीक ठाक पढ़ी लिखी भी है और उसे ऐसी किसी भी चीज़ पर ना तो विश्वास है और ना ही उसे डर लगता है। बस इसीलिए मैंने फिर बहुत सोच समझकर तेरा रिश्ता वहाँ तय कर दिया। देख बेटी, हो सकता है कि तुझे ये लगे कि मैं तेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर रहा हूँ जो पहले एक शादी कर चुका है, लेकिन तू खुद सोच कर देख, उसकी पत्नी कौन सा जिंदा बैठी है जो तुझसे तेरा हक मारेगी? और जो बच्चा है वह भी बहुत छोटा है। उसे तू जैसे पाल पोस कर अपने रंग में ढल लेगी, वह बिल्कुल वैसा ही ढल जाएगा। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि दूसरे की औलाद के साथ तू कभी भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि तुझे खुद तेरे माँ बाप ने नहीं, तेरे चाचा चाची ने पाला है और तुझे तो इस बात का एहसास बहुत अच्छे से होगा कि हमने कभी तेरे साथ भेदभाव नहीं किया, तो तू भी भला ऐसा काम क्यों करेगी? मुझे अपने चाचा की बात काफ़ी हद तक ठीक लगी, लेकिन मन ही मन में एक तरफ ये टीस भी उठ रही थी कि अगर मैं इतनी गरीब ना होती तो मुझे भी एक ऐसे आदमी से शादी ना करनी पड़ती जो पहले से ही बीवी बच्चे वाला था। एक तरफ तो जी चाह रहा था कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं, लेकिन अपने चाचा चाची की गरीबी और मजबूरी और अपनी छोटी बहन का भविष्य देखते हुए मैंने अपने चेहरे पर खुशी और चमक दिखाते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बहुत जल्द ही मैं ठाकुर खानदान की बहू बनकर विदा होकर बड़ी सी हवेली पहुंच चुकी थी। वह हवेली इतनी बड़ी थी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरा पूरा गांव आराम से बस जाए। पूरी हवेली रिश्तेदारों से भरी पड़ी थी। दरअसल मेरी शादी जिस ठाकुर परिवार में हुई थी, ये 2 भाई हैं, जिसमें मेरे बड़े ससुर के एक बेटा और एक बेटी है, जिसमें से उनके बेटे की शादी हो चुकी है, लेकिन बेटी की शादी के लिए अभी रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। और जो मेरे ससुर जी हैं, उनके इकलौते बेटे मेरे पति हैं। सब लोग मिलजुल कर एक साथ ही रहते हैं। पहली मुलाकात में तो मुझे सभी लोग काफ़ी अच्छे लगे। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी और मेरे जेठ की पत्नी, वह भी मुझे बहुत ही नरम दिल की औरत लगी।
लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने पति विक्रम से काफ़ी डरी सहमी सी रहती हैं। उनके अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके अलावा मेरी ननद गीता, वह भी मुझे काफ़ी चुपचाप सी लगी। सारी रस्में होने के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में भेज दिया गया था। मैं वहाँ पर अपने पति राजवीर का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास कमरे में आईं। उनके साथ में एक और औरत और एक छोटा बच्चा था। वह मुझे समझाते हुए कहने लगी कि आवाज़ से यही तुम्हारी औलाद है। मैंने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया। सच में उस बच्चे को गोद में लेते ही ना जाने मेरे सीने में अपने आप कैसे ममता उमड़ने लगी और ऐसा लगा जैसे मुझे इस बच्चे से ना जाने कितना ही लगाव हो। मैंने उसे तुरंत ही अपने सीने से लगा लिया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि ये हमारे घर की खास नौकरानी है मीना। ये तुम्हारे साथ हर वक्त रहेगी। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इससे कह देना। और बहू, तुम चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि हम अपने पोते की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर ही डाल देंगे। तुम्हें बस इसे माँ का प्यार देना है। बाकी इसकी देखभाल के लिए हमने एक और नौकरानी रख रखी है जिसका नाम संगीता है। मेरी सास ने मुझे उनसे भी मिलवा दिया। थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास के हुक्म पर संगीता मुझसे मेरे बच्चे को लेकर चली गई। वह कहने लगी, आज तुम्हारे नए जीवन की नई शुरुआत है तो तुम फिलहाल उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इसके बाद मेरी सास तो वहाँ से चली गई, लेकिन मैंने मीना को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। मैंने मीना से कहा कि जब आप मेरे पास हैं तो फिर मुन्ना को संभालने के लिए अलग से एक और नौकरानी की आखिर क्या ज़रूरत थी। हम दोनों आराम से बच्चे को संभाल सकते थे। इस पर मीना मेरे हाथ को अपने हाथ में थामते हुए कहने लगी, बहू रानी, अभी आप ये नहीं समझेंगी। कुछ वक्त इस हवेली में गुजारिए, उसके बाद आपको खुद ही इन सारी बातें समझ आने लगेंगी कि आखिर ये सब क्यों और किस लिए है। मुझे मीना की कोई बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मुझे यही लगा कि यहाँ पर मैं अभी नई हूँ और मीना जितना यहाँ के बारे में जानती है उतना मैं नहीं जानती। तो फिलहाल भलाई इसी में है कि वह जैसा कहती है मैं चुपचाप वैसा मान लूँ। इसके बाद मीना चली गई और मेरे पति राजवीर कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह से सहम गई, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। पहले तो मुझे इस शादी को लेकर काफ़ी सारी उलझनें थीं, लेकिन अब शादी के बाद मुझे खुद से ही ये एहसास हो रहा था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अब मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। मुझे पति भी मिल गया, इतना अच्छा ससुराल भी और इतना प्यारा बच्चा भी, और एक औरत को आखिर क्या चाहिए। लेकिन तभी राजवीर मेरे पास आकर बैठे और उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं अपना घूंघट हटा दूं। उनके कहने पर मैंने अपना घूंघट उठाया। वह मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। फिर वह मुझसे कहने लगे, देखो मैथिली, मैं जानता हूँ कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ की है और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं तुम्हें एक पत्नी वाले सारे अधिकार दूँ और तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियाँ, तुम्हारी इच्छाओं का ख्याल रखूँ। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अभी भी अपनी पहली पत्नी नंदिनी को भुला नहीं पाया हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें वह दर्जा नहीं दे सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ इस हवेली में नहीं होने वाली। बस सिर्फ एक पत्नी के अधिकार को छोड़कर बाकी मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जब राजवीर की आंखों में उस वक्त देखा तो उनमें मुझे आंसू नजर आए। ये देखकर मुझे नहीं पता मेरे दिल में कैसी भावनाएं थीं, दुख की या खुशी की, पर मैं यही सोच रही थी कि ना जाने कितने अरसे बाद, या फिर ये कहूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैंने पहला ऐसा मर्द देखा था जिसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए आंसू थे। वरना तो आज तक मैंने सिर्फ आदमियों को अपनी पत्नियों को पैर की जूती ही समझते हुए देखा है और उन पर हुक्म चलाते हुए, अत्याचार करते हुए देखा था। ज़्यादातर औरतें अपने पतियों की वजह से रो रही होती थीं, लेकिन पहली बार ऐसा कोई आदमी देखा था जिसकी आंखों में नमी थी, वो भी अपनी पत्नी की जुदाई के लिए। कुछ देर तो मेरे और उनके बीच खामोशी बनी रही। वह अपना सर झुकाए मेरे सामने ही बैठे रहे और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे इस बात पर क्या बोलूं। हालांकि मुझे बुरा तो लग रहा था,
क्योंकि बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़े बहुत अरमान तो मैंने भी अपनी शादी को लेकर सजाए थे। पर मेरा ख्याल यही था कि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता। हर रिश्ते में आपको खुशी तभी मिलेगी जब दोनों तरफ से उसे निभाने की चाहत हो। इसलिए मैंने फिर अपने दिल को समझा लिया कि मुझे राजवीर की इच्छा का मान रखना चाहिए और अपनी खुशियाँ अपने बच्चे में और जो भी अधिकार मुझे दिए जाएंगे बस उनमें ही ढूंढनी चाहिए। हो सकता है समय के साथ अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो राजवीर को एक दिन खुद ब खुद ही मुझसे प्यार हो जाए। इसलिए मैंने तुरंत ही राजवीर से कहा कि आप मेरी तरफ से बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। आपको किसी भी अपराध बोध से जूझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो ये खुशी है कि आप अपनी पहली पत्नी से इतना प्यार करते हैं। दिल किया कि मैं उनके आंसुओं को पोंछ दूं, लेकिन जब मैं उस अधिकार को जताना नहीं चाहती थी, मैंने राजवीर से कहा कि अब पति पत्नी ना सही, लेकिन हम अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं ना, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मेरी इस बात को सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक संतोष के भाव नजर आने लगे। इसके बाद वह मुझे धन्यवाद कहकर पास ही पड़े हुए सोफे पर जाकर लेट गए। मैंने भी अपने सारे ताम झाम को उतार कर रख दिया और हल्के कपड़े पहनकर सुकून की सांस ली। सच कहूँ तो मैं खुश थी। मुझे इस बात का कुछ खास दुख नहीं था कि राजवीर ने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, बल्कि शायद खुशी इस बात की ज़्यादा थी कि उन्होंने भले मुझे ये अधिकार ना दिया हो, पर मुझे इज्जत दी थी। और शायद प्यार से ज़्यादा महत्वपूर्ण इज्जत होती है जो मुझे राजवीर से मिल रही थी, और मैं उसी में संतुष्ट हो गई थी। अगले दिन से शादी के बाद की सारी रस्में शुरू हो गईं। न जाने कितनी सारी गांव की औरतें आकर इन रस्मों को निभा रही थीं। कोई हंसी ठिठोली कर रहा था तो कोई एक दूसरे से छींटा कसी। इसी बीच मेरी नज़र घूंघट की ओट से मेरे जेठ विक्रम पर पड़ी, जो कि वहाँ से गुजरते हुए जा रहा था। पर मुझे अजीब तब लगा जब मैं भले ही घूंघट में बैठी थी, लेकिन उसकी नज़र इस कदर तीर की तरह मुझ पर टिकी हुई थी जैसे कि वह घूंघट में घुस करके मुझे देख लेना चाहता हो। कहते हैं कि भगवान ने हर औरत को वह शक्ति दी है जो एक आदमी की आंखों को देखकर ही ये बता सकती है कि इस आदमी में खोट है या नहीं। विक्रम को पहली नज़र में देखते ही मैं समझ गई थी कि यह आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही खुद के लिए बेहतरी होगी। कुछ रस्में अभी बाकी थीं, लेकिन क्योंकि शाम होने वाली थी तो सारी औरतें कहने लगीं कि माफ़ करना ठकुराइन, लेकिन हम शाम को यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि हम सबको अपनी जान प्यारी है। और इसके बाद वह सारी औरतें वहाँ से चली गईं। मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई। कमरे में जब मैं पहुँची तो मैंने मीना से ये सवाल किया कि आखिर वह औरतें बाहर ऐसा क्यों कह रही थीं। इस पर मीना पहले तो मेरे इस सवाल के जवाब को देने से इनकार करने लगी, लेकिन फिर मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, मीना, तुम ये मत समझो कि तुम मेरे लिए एक नौकरानी हो, तुम मेरी सहेली की तरह हो। और क्या तुम अपनी सहेली होने का फ़र्ज नहीं निभाओगी? मेरी तरफ से अपनत्व देखकर मीना की आंखों में आंसू भर आए और उसने मुझे गले से लगा लिया। वह कहने लगी, छोटी मालकिन, आप सच में नंदिनी भाभी की तरह ही हो। वह भी मुझे ऐसे ही प्यार से बात किया करती थी, लेकिन ये सारे घर वाले और ये गांव वाले उन पर इतने बुरे बुरे लांछन लगाते हैं जिससे मेरा दिल बहुत दुखता है। मैंने मीना से कहा, लेकिन आखिर नंदिनी दीदी के साथ ऐसा हुआ क्या था? मैं अभी उससे ये सब पूछ ही रही थी कि तभी मेरी सास ने मीना को आवाज़ दे दी और वह वहाँ से चली गई। अब धीरे धीरे मेरे उस हवेली में दिन यूं ही गुजरने लगे थे। राजवीर अपने काम की वजह से ज़्यादातर हवेली 5 या 6 दिन के बाद ही आते थे, या फिर ये कहूँ कि वह अपनी यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए खुद को ज़्यादातर कामों में व्यस्त रखते थे। लेकिन मैंने भी उनकी खुशी में ही खुश थी और अपने बच्चे में अपनी दुनिया देख रही थी। इसलिए अब ऐसा हो गया था कि मैं ज़्यादातर मीना को अब अपने कमरे में अपने साथ ही सुला लेती थी। वक्त के साथ साथ मेरी और मीना की दोस्ती बहुत बढ़ती जा रही थी। मीना का पति एक नंबर का शराबी आदमी था। वह घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता था। मीना के अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए थे,
लेकिन उसे अपने सास ससुर और अपने पति का खर्चा उठाने की वजह से हवेली में काम करना पड़ता था। कुछ दिनों के बाद ही एक रात अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर से पायलों की आवाज़ आ रही है। मैं जब उठकर बैठी तो कुछ देर सुनने के बाद मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं दोबारा सो जाती हूँ, तभी मुझे फिर से बहुत तेज़ पायल की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मैं तुरंत ही उठकर बाहर निकल आई। मेरा कमरा हवेली के ऊपरी हिस्से में था। इस ऊपरी हिस्से पर मैं रहती थी और छज्जे के दूसरी तरफ मेरी ननद रहती थी। बाकी सब लोगों का कमरा नीचे था। मुझे पहले तो कहीं कोई भी नज़र नहीं आया। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। फिर तभी एक अचानक हल्का सा हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जिससे जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर देखते ही मेरी नज़र एक जगह पर जम गई, क्योंकि सामने छत पर बनी हुई अंटिया पर मैंने एक साए को खड़े हुए देखा। वह चांदनी रात थी, लेकिन फिर भी वह जो कोई भी खड़ा था, मुझे उसके शरीर का एक भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल अंधेरे की तरह घुप काला था, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि वह एक औरत है, क्योंकि उस औरत का साड़ी का आंचल हवा में लहरा लहरा कर उड़ रहा था। पर वह आंचल भी बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर तो मैं वहीं खड़ी रही, लेकिन फिर मैं कमरे के अंदर आ गई और बहुत देर तक सोचती रही कि आखिर ये सब क्या था। सुबह हुई तो मैंने सबसे पहले ये बात मीना को बताई। मेरी बात सुनते ही मीना के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। वह मुझसे गुस्सा करते हुए चिल्लाने लगी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या थी? आज आपने ऐसा किया है, लेकिन आज के बाद आप कभी भी ऐसा कुछ मत करना। अगर आपको कुछ भी रात में अजीब सुनाई या दिखाई देता है तो आप तुरंत ही वापस अपने कमरे में आ जाना। और पहली बात तो आपको कमरे से बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने मीना से कहा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वह साया किसका था? मीना कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझे इस सब बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने मीना से कहा कि तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम्हें पता है, इसीलिए तो तुम मुझे बाहर जाने से मना कर रही हो। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। इसके बाद मीना ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मीना ने कहा कि इस हवेली में नंदिनी भाभी का साया नज़र आता है। वह आज भी इस हवेली में घूमती रहती हैं। मीना की इस बात से मुझे अपने चाचा की कही हुई वो बात याद आई, जिसकी वजह से कोई भी इस परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था। लेकिन अब तक तो मुझे खुद भी यही लगता था कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। पर कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से उस साए को देखा था, और मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि वह कोई इंसान हो सकता है जो शायद डराने के लिए ऐसा कर रहा हो, क्योंकि छत पर बनी हुई वह अंटिया बहुत ऊंची है और उस पर छतरी नुमा डिज़ाइन बनी है, जिस कारण उस पर किसी के लिए भी एक जगह स्थिर होकर बिना किसी सहारे के खड़े होना मुमकिन ही नहीं है। पर वह साया 5 मिनट तक बिना हिले डुले आराम से वहाँ खड़ा हुआ था। और फिर सोचने वाली बात ये थी कि चांदनी रात में सिर्फ वही एक साया ऐसा था जो बिल्कुल काला नजर आ रहा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद यहाँ पर जो लोग कहते हैं वह सच है। मैंने मीना से पूछा कि नंदिनी दीदी की मौत कैसे हुई थी? मीना कहने लगी, वह जलकर मरी थी। मैंने उनसे कहा कि भला कोई औरत इतने अच्छे पति, ससुराल और अपने इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर अपनी जान क्यों देगी? आखिर क्या वजह थी जो उन्होंने इतना भयानक कदम उठाया? मीना कहने लगी, ये सब तो उनके बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। मैंने आश्चर्य से मीना से कहा, बुरा कहते हैं? लेकिन क्या कहते हैं? तभी मेरी सास कमरे में आ गई और वह कहने लगी कि तुम मीना के साथ हमारे पुराने मंदिर चली जाओ और साथ में अपनी जेठानी को भी लिए जाना। मुझे तुरंत ही निकलना था, इसलिए मैं आगे कुछ भी मीना से पूछ नहीं पाई। फिर फटाफट से तैयार होकर हम तीनों मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर पहुंचकर वाकई हमें बहुत सुकून मिला था। मैंने सोचा कि घर पर तो मैं मीना से इस बारे में पूछ नहीं पाई थी, तो यही पूछ लेती हूँ। मैंने जैसे ही अपना वह सवाल मीना से दोहराया, तभी उसने मुझे आँख से इशारा करके
चुप रहने को बोला। मैं समझ गई कि शायद वह मेरी जेठानी के सामने मुझसे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती है। घर लौट कर आई तो देखा कि मेरे ससुर जी की बहन आई हुई थी। मेरी सास ने मुझे उनसे मिलवाया। मैंने उनके पैर छुए। उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मेरी सास से कहने लगी, अब इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बड़ी वाली बहू की तरह बेढंग की निकल जाए, इसीलिए हमेशा पैनी नज़र रखना। उनकी इस बात ने मेरा मन खट्टा कर दिया था। आखिर वह कहना क्या चाहती थी? वह सीधा सीधा मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही थी और उसके साथ ही मेरे पति की पहली पत्नी को लेकर भी वह बाद में और भी वाहियात बातें बोलने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी आओ भगत करने के कुछ देर के बाद मैं तुरंत ही मीना को अपने साथ लेकर कमरे में गई और मैंने उससे कहा कि तुम्हें आज मुझे सब कुछ बताना होगा, शुरू से कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद मीना ने बताया कि दरअसल ये बात उस दिन की है जब ये सभी लोग अपने एक खास रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। उस दिन हवेली में सिर्फ नंदिनी भाभी, आपकी ननद गीता और मैं ही रुके हुए थे। सभी लोग शादी से सुबह लौटने वाले थे। सब कुछ ठीक था कि तभी आधी रात को मेरे पड़ोस से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह कहने लगा कि मेरा पति शराब के नशे में एक नाले में गिर गया था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। नंदिनी भाभी ने मुझे समझाते हुए कहा कि इस वक्त उनसे ज़्यादा मेरे पति को मेरी ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ पैसे थमाकर अस्पताल भेज दिया और वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई। जब अगली सुबह मैं लौट कर आई तो जो खबर मुझे सुनने को मिली उससे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। हवेली के सामने मैं जैसे ही पहुंची तो वहां पर भयानक भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर करवट लेने लगा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत बांधते हुए हवेली के अंदर उस भीड़ को चीरते हुए चली जा रही थी। और जैसे ही बीच आंगन में पहुंची तो वहां पर एक लाश रखी हुई थी जिसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा पड़ा था। मैंने जब वहां पर बैठे लोगों पर नज़र डाली तो वहां मुझे बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू और गीता दीदी सब नज़र आए। बस अगर कोई नज़र नहीं आ रहा था तो वो थी नंदिनी भाभी। ये देखकर मेरे दिल की धड़कनें बुरी तरह से बढ़ गईं। हर कोई वहाँ सिर्फ अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा पसर रहा था कि तभी एक जोर की हवा चली और जैसे ही वह सफ़ेद कपड़ा उड़ा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। नंदिनी भाभी का जला हुआ शरीर मेरे सामने पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं तुरंत ही वहाँ बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला कि नंदिनी भाभी ने खुद को आग लगाकर ख़त्म कर लिया, क्योंकि उन्हें बड़े ठाकुर ने रंगे हाथों एक गैर आदमी के साथ पकड़ लिया था। वह आदमी तो भाग गया, उसका चेहरा भी बड़े ठाकुर देख नहीं पाए थे, लेकिन नंदिनी भाभी अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए ही उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। ये सब लोग नंदिनी भाभी के चरित्र पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी नंदिनी भाभी गंगा की तरह निर्मल थी। उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं था। उसने राजवीर भैया के सिवा कभी किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। ये बात दिल ही दिल में कहीं ना कहीं आपकी सास को भी पता है कि उनकी बहू में कोई खोट नहीं था, लेकिन क्योंकि बड़े ठाकुर का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था, इसीलिए कोई भी उनकी इस बात को काटने को तैयार नहीं था। राजवीर भैया भी आज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाए हैं कि उनकी नंदिनी उन्हें छोड़कर चली गई। और ये सब लोग जो उन पर तोहमतें लगाते हैं, क्या वह वाकई में सच थी? मीना रो रो कर कहने लगी, जब से नंदिनी भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी, मैं उनके साथ हर पल एक साए की तरह रही थी और मुझे पता है कि वह स्वभाव की कैसी थी। इस वजह से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैंने कभी भी नंदिनी भाभी को किसी भी तरह के गलत काम में नहीं देखा था, बल्कि वह तो बहुत अच्छी और नेक दिल औरत थी, सबका भला करती थी। लेकिन आज भी ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहता है कि जैसा सब बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर नंदिनी भाभी ने अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर खुद की ज़िंदगी क्यों ले ली? उन्होंने एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, आखिर क्यों? और बस उसके बाद से ही इस घर में बहुत कुछ बदल गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब बहुत खामोश हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर किसी बात का कोई असर नहीं है, क्योंकि उनका मानना तो यही है कि नंदिनी भाभी एक गलत औरत थी और अच्छा हुआ
जो वह मर गई। दोस्तों, अगर अब तक आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इस कहानी को इतना शेयर करें कि इसे वायरल कर दें। मीना की पूरी बात सुनकर अब मेरे जहन में भी ये सवाल कौंधने लगा था कि नंदिनी दीदी ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। मीना बोली, तब से ही नंदिनी भाभी की आत्मा इस हवेली में घूम रही है। शायद वह इंसाफ चाहती हैं, लेकिन यहाँ भला कौन है जो उसे इंसाफ दिलाएगा। बल्कि यहाँ तो उल्टा हर कोई उसके किरदार पर सवाल उठाता रहता है। कोई ऐसा नहीं है जो ये जानने की कोशिश करे कि आखिर उन्होंने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। मैं आज भी उस दिन के लिए खुद को कोसती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस दिन अपने पति के पास ना जाती तो आज नंदिनी भाभी जिंदा होती। मीना की पूरी बात सुनने के बाद मुझे यही लगा कि इस गहरे राज के पीछे क्या वजह है, वह मुझे पता लगानी ही होगी हर हाल में, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मुझे नंदिनी दीदी के चरित्र को पाक साफ साबित करना होगा, क्योंकि मेरे पति राजवीर इस बात से ही अंदर घुले जा रहे हैं। धीरे धीरे तो ऐसा होने लगा था कि मुझे आए दिन नंदिनी दीदी का साया दिखने लगा था। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि जैसा कि सब कहते थे कि वह साया उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह डरकर भागते थे। अक्सर मैं गीता के चीखने की आवाज़ सुनती। वह नंदिनी भाभी का नाम चिल्लाते हुए कई बार कहीं से भी दौड़ पड़ती थी, जिस वजह से मुझे ये समझ आने लगा था कि ये दिमागी रूप से परेशान रहने लगी है, क्योंकि इसके अंदर डर हद से ज़्यादा बैठ गया है। कई बार वह अकेले में भी बड़बड़ाती रहती थी और कहती थी कि नंदिनी भाभी मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। मीना ने बताया था कि गीता पहले ऐसी नहीं थी, बहुत हंसी मजाक करती थी, खूब बोलती थी, लेकिन अब तो वह हर वक्त एक अजीब सी दहशत में ही रहती है। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे जेठ विक्रम खड़े थे। उन्हें देखते ही मैं सकपका गई। मैंने तुरंत ही अपने चेहरे को घूंघट से ढका। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी भला यहाँ क्यों आया है। वह मेरी तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए कहने लगा कि मैं शहर गया था, सभी के लिए चूड़ियाँ लाया था, तो तुम्हारे लिए भी ले आया था। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ वह पैकेट बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से उस पैकेट को पकड़ लिया कि इतने में तभी विक्रम अपने आप ही मेरे कमरे के अंदर आ गया। मैं हैरान रह गई थी। वह कहने लगा, राजवीर तो बहुत ही कम घर लौट कर आता है, तुम्हें तो बहुत अकेलापन महसूस होता होगा ना। उसके चेहरे की वह कुटिल मुस्कान देखकर मैं समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता था। मैंने तुरंत ही कमरे से बाहर कदम रखा और छज्जे के पास जाकर खड़ी हो गई, ताकि घर में नीचे आंगन से जो कोई भी निकले वह मुझे दिख जाए और मैं उसे आवाज़ देकर ऊपर बुला लूं। लेकिन अजीब बात थी, नीचे बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा था, जिससे मुझे दहशत सी होने लगी। ना जाने ये मीना भी कहाँ चली गई थी। शायद इस वक्त घर में कोई नहीं था। तभी विक्रम मुझसे कहने लगा, अरे मैथिली, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा जेठ हूँ। देखो, मैं वह पुराने जमाने की सोच वाला आदमी नहीं हूँ जो औरतों को पर्दे में रखने की बात करे। जब विक्रम ने देखा कि मैं कमरे के अंदर नहीं आ रही हूँ तो वह खुद ही मेरे पास छज्जे तक आ गया। वह मुझसे तरह तरह की यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। न जाने क्यों वह बात पर बात बढ़ाए जा रहा था और मेरा दिमाग बस इसी उलझन में था कि हवेली में कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इधर अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। मुन्ना भी अंदर कमरे में सो रहा था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी कि तभी अचानक विक्रम ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मैं छज्जे की छोटी सी दीवार पर टिक गई। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं यहाँ से नीचे ना गिर जाऊँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ कि तभी मुझे विक्रम के चेहरे पर खौफ नजर आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं, उसकी पुतलियाँ फैलती चली जा रही थीं। उसे अचानक से पसीना आने लगा। फिर मैंने ध्यान दिया कि वह मेरे पीछे किसी चीज़ को एकटक देख रहा है, जिसे देखकर वह खौफ से भर गया। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो छज्जे के उस पार मैंने वही काला साया देखा जो इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था, क्योंकि उस साये के बाल, उसके कपड़े सब हवा में लहरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें से लपटें निकल रही हों।
जिसे देखते ही विक्रम तुरंत ही मेरे पास से भाग खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ सीधा हवेली के बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने चैन की सांस ली और जैसे ही एक बार फिर से पीछे पलटकर वापस उस तरफ देखा तो वह साया वहां नहीं था। पहले तो मैं डर रही थी, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद नंदिनी दीदी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि आज तो उन्होंने मुझे इस राक्षस से बचा लिया था। अब तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि मैं उनके दामन पर लगे हुए दाग को किसी भी तरह से मिटा दूं। अगले दिन ही मैंने मीना से पूछा कि नंदिनी भाभी किस कमरे में जलकर मरी थी। इस बात पर मीना कहने लगी कि आपको इस सब से क्या करना है। मैंने कहा कि दरअसल मुझे उस कमरे में जाना है। इस बात से मीना घबरा गई। वो कहने लगी, भूल कर भी उस कमरे में मत जाना, क्योंकि अगर घर में किसी को भी इस बारे में पता चल गया ना तो तूफान आ जाएगा। मैंने मीना से कहा कि चाहे जो भी हो, पर मैं उस कमरे में जाकर ही रहूंगी। मुझे भी तो देखना है कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ, और हो सकता है हमें कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे हम दीदी के चरित्र को बेदाग कर सकें। मीना को मैंने समझाया कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी नंदिनी भाभी के माथे पर लगा हुआ ये कलंक हमेशा के लिए मिट जाए। मीना कहने लगी कि मैं चाहती तो हूँ, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रही। घर में अगर किसी ने भी देख लिया तो हम दोनों की आफत आ जाएगी। मैंने मीना से कहा कि तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि हम उस कमरे में आधी रात को जाएंगे जब सब लोग सो रहे होंगे। मेरी इस बात से मीना बुरी तरह से घबरा गई। वो कहने लगी, मैथिली भाभी बात समझने की कोशिश करिए। नंदिनी भाभी का साया हर वक्त इस घर में मंडराता रहता है, और आत्मा तो आत्मा होती है ना, जिससे हर किसी को डर लगता है। इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रात को उस कमरे में जाऊं। मैंने मीना से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम उस कमरे के बाहर खड़ी रहना और मैं अकेली कमरे के अंदर जाऊंगी। इस पर मीना बोली, क्या आपको डर नहीं लगता। मैंने कहा, नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नंदिनी दीदी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। उसी रात को मीना मौका पाते ही नंदिनी दीदी के कमरे की चाबी मेरी सास के पास से निकाल लाई और फिर हम दोनों दबे पांव उस कमरे के पास पहुंच गए। सच कहूं तो डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, क्योंकि रात का सन्नाटा और अंधेरा, और उस अंधेरे के अंदर जो दहशत पैदा हो रही थी। लेकिन मैं करती भी क्या, इतना जोखिम तो मुझे उठाना ही था। बहुत ही धीरे से दरवाज़ा खोलकर जब मैं कमरे के अंदर गई तो वहाँ बहुत बुरी बू भरी हुई थी, बिल्कुल ऐसी जब किसी का मांस जल जाता है। उस टॉर्च की रोशनी में जब मैंने कमरे की हालत देखी तो कमरे में जगह जगह पर कालिक लगी हुई थी और आसपास के पर्दे भी जल चुके थे। काफ़ी सामान बिखरा पड़ा हुआ था। ज़्यादातर सामान तो जल ही चुका था। कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस कमरे में मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। इसीलिए मैं थोड़ी देर सांस लेने के लिए कमरे से बाहर आई। फिर उसके बाद दोबारा हिम्मत जुटाकर उस कमरे में गई। वहाँ जो कुछ भी पड़ा हुआ था उस सब को खंगालने लगी कि तभी ऊपर टांड पर रखी हुई एक छोटी सी बकसिया में मुझे एक डायरी मिली। वह बकसिया खुली हुई थी, इस वजह से वह डायरी जल चुकी थी। मैंने जब उस डायरी के पन्नों को पलटा तो वह काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके थे, लेकिन एक टुकड़ा उसमें से नीचे गिरा जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिससे मेरे दिमाग की घंटी बज गई। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग मैं कल अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। और अब तक आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। इस कहानी को जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि ये कहानी वायरल हो जाए। थैंक यू। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।